नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरू करने जा रहे हैं बेटा तपस्या सीरीज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कहाँ गया तपस्या सीरीज? चलो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, कोई नहीं, कुछ तो हो रहा था। तो वैसे हमने क्लास में पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रेगुलर लेक्चर्स में हमने क्लास में सॉल्व कर लिए थे पीवाईक्यूज। कुछ क्वेश्चंस तो हम क्लास में भी सॉल्व करते हैं, बट दीज आर एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैं आपको क्लास में भी बोलती हूँ बेटा, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पूरा रिवीजन करके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आंसर बाद में देखना, रिकॉर्डेड सेशन है, पॉज करना और फिर आंसर देना, और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप बेटा सही कर पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेटा द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेजल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल। बिल्कुल सही बात है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला जो स्पेस होता है, इन बिटवीन वाला जो स्पेस होता है, दैट इज इंटरट्यूब्यूलर स्पेसेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस. This is also called as interstitial space, and this interstitial space has beta blood vessels, immunocompetent cells like WBCs, and it contains interstitial cells. Absolutely right. Leydig cells भी बोलते हैं. Sertoli cell secretes and synthesizes testicular hormones. Androgen false है. Sertoli cells नहीं, Leydig cells, interstitial cells hormones produce करती है under the influence of luteinizing hormone. नीट में आया हुआ सवाल है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में बेटा वो आया है, जो हमने एग्जैक्टली हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में किया है। और सर्टोली सेल्स के तो बहुत सारे फंक्शंस आपको पता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, फागोसाइटोसिस का भी काम करती है, स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करती है, इनहिबिन भी सिक्रीट करती है, मल्टीपल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बेटा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अराउंड 50+ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग है बेसिकली। तो अगर आपको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस, इसके थ्रू भी बेटा बेसिकली रिवीजन हो जाएगा तुम्हें कि रेटेड टेस्टिस क्या होती है। Rated testis बेटा opens into leads to vasa efferentia. yes. So होता क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती है इनटू, मैंने आपको एक वो भी दिखाया था 3D, मुझे याद आ रहा है, ट्यूब्यूलर सिस्टम जिसे रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। रेटेड टेस्टिस लीड्स टू बेटा वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को लीव करेगी एंड इट विल ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। ए का हो गया 4, ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, ऑप्शन 1 दिख रहा है यहाँ पे। एपिडिडाइमिस बेटा, एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। यस, एपिडिडाइमिस along the posterior surface of each testis and it leads to vas deferens, and vas deferens बेटा ascends to the abdomen, ऊपर एब्डोमेन की तरफ जाता है, loops over urinary bladder, receives a duct from seminal vesicle, opens as common ejaculatory duct into the urethra. According to the question आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 1। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। Again, which of the following sequences correctly depicts the पाथवे ऑफ द स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही है देखा जाए तो, बस आपको सीक्वेंसिंग बोलनी है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई, कि सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, फिर रेटेड टेस्टिस में गए, रेटेड टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया में गए, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में गए, फिर वास डिफरेंस में गए। वैसे तो आंसर 2 है, फिर भी बाकी भी पढ़ लो। रेटेड टेस्टिस बाद में तो नहीं आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंस नहीं, रेटेड टेस्टिस एपिडिडाइमिस नहीं, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये नीट में आया हुआ सवाल भी है। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट लेंथी क्वेश्चंस आर ऑफन इजी। A 28-year-old female has a regular 28-day menstrual cycle. 28 दिन की menstrual cycle चल रही है एक 28 साल की फीमेल में। However, in a specific cycle, बोला however, उसकी एक specific cycle थी जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स में ये शो किया that LH surge which typically occurs on the 14th day, 28 के हिसाब से उसकी 14th डे पे जो LH surge होती है, that did not happen. उसकी बॉडी में LH surge नहीं हुआ, एक मेडिकल रिपोर्ट में दिखा। Instead, the LH remained at the basal level throughout the mid cycle. बोला LH बल्कि मिड में भी basal level पे ही था। Based on this बेटा physiological deviation, which of the following sequence of events is most likely to occur on this specific cycle? तो वैसे तो 28 दिन की साइकिल में 14th डे पे बेटा LH सर्ज हो जाता है, बट एक पर्टिकुलर साइकिल फीमेल की ऐसी थी जिस पर्टिकुलर साइकिल में LH सर्ज उसका नहीं हुआ, मिड ऑफ द साइकिल में बेजल लेवल पे ही था थ्रू आउट द मिड साइकिल। अगर LH सर्ज नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली बेटा उसकी ओव्यूलेशन नहीं हुई होगी, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना होगा, ग्राफिन फॉलिकल नहीं टूटा होगा, ये इंपैक्ट दिखना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम आंसर देंगे
देखो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगा ही नहीं जब तक एलएच सर्ज नहीं होगी। एलएच सर्ज हुई नहीं है तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करने का कोई सवाल नहीं आता। ग्राफिन फॉलिकल विल नॉट रप्चर, ओव्यूलेशन विल बी एन ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन तो होगा ही नहीं, तो एन ओव्यूलेटरी का मतलब वही है, ओव्यूलेशन नहीं हुई। नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म, मोस्ट लाइकली बेटा यही होना चाहिए, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ लो। कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म प्रीमेच्योरली, नहीं, जब तक ग्राफिन फॉलिकल टूटेगा ही नहीं तो वो बनेगा कैसे। प्राइमरी फॉलिकल विल फेल टू मेच्योर इनटू अ टर्शरी फॉलिकल, नहीं, फॉलिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो है ही ना, एलएच में प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। यस, एजेस मतलब एंड्स जो होती हैं इनफंडिबुलम के, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें फिम्ब्रिए बोला जाता है। एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एज एम्प्यूला। ये बात भी बेटा बिल्कुल सही है कि इनफंडिबुलम आगे जाके वाइडर पार्ट को लीड करता है ऑफ द डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इंडिविजुअली करेक्ट है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूटरस। यूटरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम, एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, ऑड वन आउट। द शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ये भी बिल्कुल सही है बेटा, 2 इज करेक्ट, 2 is correct, 2 is correct. It opens into the vagina through a wide cervix. Wide word is galat. Through a narrow cervix. Cervix is the last part of uterus. It opens into vagina, सही बात है, but through a narrow cervix. तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अच्छा सवाल है, तो थर्ड गलत है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हुई है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर बन गया आपका, अभी भी बचा है ऑप्शन, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। ये बात बिल्कुल सही है, सर्विक्स एनक्लोजेस द कैनाल कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, दिस कैनाल इज सर्वाइकल कैनाल। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सही बात है बेटा, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल फीमेल मैमल्स का, functional mammary gland. The mammary glands are paired structure breast containing glandular tissue and variable amount of fat. ये बात भी सही है कि paired structure होते हैं जिनमें glandular tissue होता है. Glandular tissue is further divided into बेटा mammary lobes, mammary ampulla, etc. etc. Variable amount of fat भी होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों statements बिल्कुल correct है, ऑप्शन 1 is the correct answer. करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा सवाल नीट में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। फ्लो ऑफ मिल्क या पाथवे ऑफ मिल्क, मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मैमरी ग्लैंड में सबसे पहले बेटा वैसे मैमरी लोब्स होते हैं, मैमरी लोब्स के अंदर मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं विच हैज एपिथेलियल सेल्स जिन्हें मैमरी एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सबसे पहले मैमरी एल्वियोलाई आएगी, मैमरी एल्वियोलाई से निकलती हैं टिब्यूल्स, पहले टिब्यूल्स होती हैं तो आएंगे मैमरी टिब्यूल्स, यानी कि ऑप्शन 4 मुझे दिख रहा है। टिब्यूल्स से बनते हैं बेटा मैमरी डक्ट्स, एंड मैमरी डक्ट्स से आगे जाके बनेगा मैमरी एम्प्यूला एंड अल्टीमेटली लैक्टिफेरस डक्ट दैट ओपन्स आउटसाइड। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। Analytically, if women's ovaries are removed after the first trimester of pregnancy, the pregnancy might continue because, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो अच्छा सवाल है। बोला कि अगर एनालिटिकली देखा जाए, अगर वुमेन के ओवरी रिमूव कर दिए जाए आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द प्रेगनेंसी माइट स्टिल कंटिन्यू। बोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर हो गया उसके बाद अगर ओवरी रिमूव कर दी जाए तो प्रेगनेंसी स्टिल कंटिन्यू करेगी, क्यों? बेटा देखो ओवरीज की रिक्वायरमेंट है कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअल में वैसे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्टिव होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स जब वो बहुत हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। तो और क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो बेटा इज मेंटेन्ड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG। तो corpus luteum secretes great amount of progesterone that is beta required for maintaining the pregnancy. Initial 3 months में वो बहुत active है, but after beta the placenta is fully functional, जो कि 3 months में fully functional हो जाता है। उसके बाद अगर ओवरी को हटा भी दिया जाए तो क्योंकि हमारे पास placenta है and placenta has completely taken over the role,
तो अब अगर ओवरी हटा भी दी जाए, क्योंकि प्लेसेंटा आ गई हमारे पास, और प्लेसेंटा बहुत हाई अमाउंट में वैसे भी कुछ हार्मोन सेवरल फोल्ड्स में इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन पढ़ लेती हूँ मैं, तुम्हें पहले ही समझाने लग गई। ओवरीज आर नॉट नीडेड फॉर प्रेगनेंसी, बोला अगर रिमूव कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी फिर भी क्यों कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ओवरीज रिक्वायर्ड नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। प्लेसेंटा टेक्स ओवर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दैट इज द रीजन व्हाई द प्रेगनेंसी माइट स्टिल कंटिन्यू। पिट्यूटरी सिक्रीट्स इनफ हार्मोन्स, यूटेराइन प्रोड्यूसेस नहीं, दिस माइट बी द रीजन, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी कॉर्पस ल्यूटियम बेटा फर्स्ट 3 मंथ्स में एक्टिव होता है, उसके बाद जो रोल होता है वो प्लेसेंटा का ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 10, क्वेश्चन नंबर करते हैं 10, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, और आपसे पूछा हाउ मेनी विच, अच्छा हाउ मेनी नहीं, 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या क्लीवेज डिवीजन से याद है मैंने कहा था क्लीवेज डिविजन्स आर जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन, द ओनली थिंग इज दैट क्लीवेज डिवीजन में ग्रोथ फेज जो होती है वो नहीं होती है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा होता है बट ग्रोथ फेज नहीं होती है। तो विद एवरी क्लीवेज डिवीजन बेटा इंडिविजुअल सेल्स को आप बोलते हैं ब्लास्टोमियर, क्योंकि ग्रोथ फेज नहीं हो रहा है। तो यूजुअल नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ, और फिर वो जब डिवाइड करती है तो बेटा वो ओवरऑल डीएनए कंटेंट तो डबल होता ही होता है, बट फिर वो जब डिवाइड करती है तो जो डॉटर सेल्स होते हैं पेरेंट सेल के बराबर के साइज के बनते हैं। साइटोप्लाज्म क्योंकि बेटा इंक्रीज हुआ था, ग्रोथ फेज थी। क्लीवेज डिवीजन में क्योंकि बेटा ग्रोथ फेज नहीं होती है, तो जब भी क्लीवेज डिवीजन होता है देयर इज नॉट द कंसिडरेबल इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करता, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करता, इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बल्कि छोटी दिख रही है तुम्हें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है भैया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द ब्लास्टोमियर्स नहीं, with more cleavage division the resultant blastomere becomes smaller and smaller, ये बात सही है, हर क्लीवेज डिवीजन के बाद इसके बाद और छोटी सेल्स होती जाएंगी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आंसर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू 2 layers, ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम नहीं, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। क्लीवेज डिविजन्स रिजल्ट इन अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एज मॉड्यूला, ये वाली चीज होती है, क्लीवेज डिविजन जब होते हैं तो मॉड्यूला बनती है। मॉड्यूला इज अ सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर, है ना, मलबेरी लाइक। तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ गया सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, assertion and reason। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यस स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है प्यूबर्टी के टाइम पे चालू होती है, oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू होती है, बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी। ये बात बिल्कुल सही है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्योंकि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, एफएसएच इंक्रीज होता है, उसकी वजह से एलएच इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाई बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, read the following statement about spermatogenesis। spermatogonia present on the inner wall of inside the wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division increase in the number, ये बात बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपसे क्लास में भी कहा था, कितने बच्चों को ये चीज ध्यान आ रही है, माइटोटिक डिवीजन भी दिया हुआ है, एक जगह पे मियोटिक डिवीजन भी दिया हुआ है। जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब हमने टेस्टिस का सेक्शन किया था, फिर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़े थे, जो इनिशियल पोर्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ था कि इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, जिनमें बेटा स्पर्मेटोगोनिया भी होता है, और स्पर्मेटोगोनिया के बारे में दिया हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, उसके बारे में दिया हुआ था डिवाइड्स बाय मियोटिक डिवीजन। और मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में ये वाली एग्जैक्ट लाइन दिखाई है कि एक्चुअल में वो जनरलाइज कर दिया कि मियोटिक डिवीजन, बट बाद में जहां स्पर्मेटोजेनेसिस है, गेमेटोजेनेसिस है, वहां पे दिया हुआ है कि वो माइटोटिकली डिवाइड करती है एंड इंक्रीज इन नंबर। एक बार एनसीईआरटी खोल के देना जितने बच्चों को याद आ रहा है। तो दोनों तरीके से अगर स्टेटमेंट दिए जाए तो दोनों तरीके से वो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए। तो माइटोटिक डिवीजन करती है, अपनी नंबर को इंक्रीज करती है, बात बिल्कुल सही है, गेमेटोजेनेसिस में दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होगा तो बेटा ऑफ कोर्स
दो बराबर साइज के क्योंकि इक्वल डिवीजन है, एंड हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। Secondary spermatocyte undergoes meiosis II to produce 4 equal haploid spermatids. बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट meiosis II होगी, सही बात है, meiosis II होगी, सही बात है, 4 इक्वल साइज के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे, इससे दो, बिल्कुल सही बात है, और वो हैप्लॉइड भी होते हैं। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इन अ स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, वैसे तो ये सवाल का प्रकार का एक और सवाल मैंने तुम्हें अभी अभी कराया प्लेसेंटा से रिलेटेड, तो तुम आई थिंक ये कर लोगे, पॉज करके एक बार ये ट्राई करना। इन अ स्टडी of pregnancy hormone, a woman is found to have high level of human chorionic gonadotropin circulating in her blood. HCG circulate कर रहा है। However, बोला towards the end of the first trimester, HCG level begins to decline. Yet the pregnancy continues safely. बोला कि however end of first trimester के बाद HCG level decline होने लगता है। Yet the pregnancy continues safely. What explains the maintenance of pregnancy despite of drop in HCG? HCG क्यों चाहिए होता है? HCG चाहिए होता है because initial stage of pregnancy में जहाँ प्लेसेंटा अभी वेल डेवलप नहीं हुआ है, तो वैसे ट्रोफोब्लास्ट से ही सिक्रीट होने लग जाता है बेटा, इनिशियल स्टेज में ही सिक्रीट होने लगता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसका काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करना, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। बिकॉज इट इज नेसेसरी कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड हो, मैं साइड हो जाती हूँ ना, आप आंसर देख रहे होंगे, बिकॉज वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वैसे भी कॉर्पस ल्यूटियम की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, हम रिलाई करते हैं कंप्लीटली ऑन प्लेसेंटा। तो इवन इफ बेटा HCG बिगिंस टू डिक्लाइन, प्रेगनेंसी सिर्फ फिर भी कंटिन्यू करेगी बिकॉज प्लेसेंटा हैज फुल्ली डेवलप्ड। तो फीटल पिट्यूटरी स्टार्ट सिक्रीटिंग ऑक्सीटोसिन, कॉर्पस ल्यूटियम रीएक्टिवेट्स, प्रोड्यूसेस डबल द अमाउंट ऑफ, placenta is fully developed and takes over the function of secreting huge amount of progesterone and estrogen to maintain pregnancy. This is the exact correct answer. Option 3 is correct. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14. Match the following quite easy. Luteinizing hormone in males, बेटा it stimulates synthesis of androgens by acting on Leydig cells. A का हो गया 2, A का हो गया 2, A का हो गया 2. FSH एक्ट्स ऑन बेटा सर्टोली सेल, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, दो ऑप्शन है भाई। स्पर्मिएशन एंड हेड ऑफ स्पर्म कंटेन बेटा एक्रोसोम 4 है ना, 4 कहाँ गायब हो गया, डी का 4, ये तो हाँ, डी का 4 एंड सी का 3। स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15. इन द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग क्वाइटस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्यूरिंग ejaculation 2 से 2.5 ml semen is released and that contains approximately 200 से 300 million sperms. For normal fertility, at least 60% should have normal shape and size, 40% should show vigorous motility. ये वाली बात भी सही है, both assertion reason are correct. But reason is not the correct explanation बेटा, दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 16. oogenesis is different from spermatogenesis because many differences are there. But और नीड में आया सवाल भी हमने क्लास में किया था, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो प्यूबर्टी में चालू हुई? नहीं, वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये तो है भैया, यहाँ पे इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यहाँ अनइक्वल, इसीलिए ये डिफरेंट है। इट प्रोड्यूसेस 4 फंक्शनल गेमीट फ्रॉम 1 मदर सेल, नहीं, 1 mother cell, 1 ovum, guys. It stops completely after 30 years of age. No, around 50 years of age at the time of menopause. तो option 2 is the correct answer. करते हैं question number 17. Assertion and reason. Doctors used to inject oxytocin to induce delivery. Yes, artificial oxytocin, pitocin के भी injections दिए जाते हैं. Because oxytocin causes uterine contraction which helps in delivery. Both assertion and reason are correct beta. And reason is the correct explanation. So option 1 is the correct answer. करते हैं बेटा question number 18. The primary follicles are surrounded by a single layer of granulosa cell and a new theca falls. Primary follicles only covered by a single layer of granulosa. Secondary follicle more number of granulosa cell and a new theca layer. तो ये statement तो गलत है.
A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Yes, at the time of birth we are born with primary follicles, जिसमें प्राइमरी oocyte होती है, arrested in the prophase 1 of meiosis 1. प्यूबर्टी तक आते आते किसी चीज की ग्रोथ नहीं होती है, डेथ होती है, एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 19. कंसिडर अ zygote that has undergone cleavage from a structure with 16 blastomere. The structure is moving through the fallopian tube towards the uterus. If a drug is administered that specifically inhibits the formation of trophoblast cell, what will be the immediate fatal consequence of the embryo? बोला एक जाइगोट ऐसा है जो क्लीवेज डिवीजन करता हुआ जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है अभी 16 ब्लास्टोमियर वाला, अब वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जा रहा है बिकॉज 16 सेल स्टेज एंटर्स द यूटराइन कैविटी, एंट्री होती है उसकी बेटा. तो बोला अगर एक ऐसा ड्रग डाल दिया जाए जो ट्रोफोब्लास्ट ना बनने दे, मतलब आगे जाके ब्लास्ट्यूला बन रहा है लेकिन ट्रोफोब्लास्ट नहीं बन रहा है, मतलब मान लो, तो क्या हुआ? तो अटैचमेंट नहीं होगी क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर होती है जो अटैचमेंट में हेल्प करती है, इम्प्लांट नहीं होगी. Embryo will fail to undergo meiotic division. Embryo will function normally. Embryo will fail to implant because attachment to the endometrium is a function of trophoblast layer. Absolutely right. Option 3 is the correct answer. करते हैं बेटा question number 20. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates. This causes disintegration of endometrium. जब fertilization नहीं होती है, corpus luteum degenerate कर जाता है because fertilization नहीं हुई, कॉर्पस लूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बना रहा है, वो LHFSH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21. ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज द गोनाडोट्रोफिन्स फैसिलिटेट्स. फॉलिक्यूलर फेज में गोनाडोट्रोफिन्स फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाती है, तभी तो उसे फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं. इट स्टिमुलेट्स फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एंड फॉलिकल्स इन बेटा फर्दर रिलीजेस ईस्ट्रोजन. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी oocyte? ओके, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1. यस, प्राइमरी oocyte जब अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है तब सेकेंडरी oocyte बनती है, ये बात तो सही है मैम, करेक्ट है. मैंने क्या इक्वल डिवाइड कर दिया ना, देखना मैं स्पर्मेटोसाइट क्यों सोच रही हूँ, गलत बनाया ना बेटा, एक छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये सेकेंडरी oocyte है, सही है ये तो, लेकिन स्टेटमेंट तो करेक्ट है. इट रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म फ्रॉम द प्राइमरी oocyte अनइक्वल, अब मैंने सही बनाया तो ये भी सही है. इट कंप्लीट्स मियोसिस 2 प्रायर टू द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये बात गलत है, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट पूछा है. इट इज सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा, ये सेकेंडरी oocyte सिक्रीट्स इट्स अराउंड इटसेल्फ, वो अपनी एक लेयर सिक्रीट करती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, नॉन सेलुलर लेयर है. बट मियोसिस 2 ये कंप्लीट नहीं करती प्रायर टू एंट्री ऑफ स्पर्म. मियोसिस 2 इसने चालू किया, अरेस्ट हो गई मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में. आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. मॉर्यूला एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमियर स्टेज. ब्लास्टोसिस्ट आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, ए का 1 बी का 2, यही आंसर है. इनर सेल मास बेटा डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियो, स्टेम सेल्स होते हैं. ट्रोफोब्लास्ट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24. स्टेटमेंट 1 कहता है कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर टू फॉर्म प्लेसेंटा. यस, प्लेसेंटा इज जॉइंटली फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बच्चा एज वेल एज द मदर की एंडोमेट्रियम, एंड फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज कोरियोनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट बनाती है. इंटरडिजिटेट हो जाते हैं तो फंक्शनल प्लेसेंटा बनता है. प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है. यहाँ बच्चा, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ प्लेसेंटा, तो ये बात बिल्कुल सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ विच हॉर्मोन्स आर इंक्रीज्ड इन सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. ये तो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, HPL, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ऑल हार्मोन्स आर गिवन इन NCERT. बेटा इन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन सेवरल फोल्ड्स टू सपोर्ट
द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द प्रेगनेंसी। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26, द हार्मोन रिलैक्सन इज सिक्रीटेड बाय। देखो ये सवाल मैंने इसीलिए लिखा है, मैं पहले तो पानी पी लेती हूँ। बेटा ये सवाल मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि रिलैक्सन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, रिलैक्सन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी। अब दोनों ऑप्शन में दिए हैं, आप क्या मार्क करोगे? ओवरी। नोट्स में भी चाहो तो ऐड कर लेना, क्योंकि प्राइमरीली ओवरी सिक्रीट करती है, वो भी ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने, इफ यू रिमेंबर मैंने एनसीईआरटी में रीड भी करवाया था, तो ओवरी ही आप मार्क करना। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो ओवरी विल बी द प्रायोरिटी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको बेटा टॉपिक्स याद हैं, लर्न है, तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। आफ्टर 1 मंथ बेटा हार्ट इज फॉर्म्ड, तो ए का तो 2 हो गया, एक ही ऑप्शन में है भाई। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ बेटा लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, बी का 1। एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेटा मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, सी का 3। सॉरी, एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 वीक्स का मतलब होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब 6 मंथ्स, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड एंड आईलिड्स सेपरेट। इफ यू रिमेंबर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस कब था एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर 5th मंथ। तो सर पे बाल आए तो बच्चा खुशी से नाच रहा था, डू यू रिमेंबर? ऐसे हमने पढ़ा था। आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन कहता है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। यस, नर्वस एंड हार्मोनल रेगुलेशन होता है, क्योंकि प्लेसेंटा से भी सिग्नल आते हैं, फुल्ली डेवलप फीटस से भी सिग्नल आते हैं, फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पास लेके जाती है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस and beta placenta that induces mild contractions called fetal ejection reflex. Yes, so parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism because the signals from parturition beta signals for parturition originates from the fully developed fetus and placenta, जिसकी वजह से uterine contractions होते हैं। ये both assertion reason are correct and reason is the correct explanation, क्योंकि reason कह रहा है fully developed fetus से signals आते हैं बेटा, और वो सिग्नल्स क्या करते हैं बेटा? न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाती है, मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तभी तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, प्लेसेंटा बिकम्स वीक, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप्स, सीआरएच इज रिलीज्ड, फीटल पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, फिर रिलीज होगा एसीटीएच, एसीटीएच एक्ट्स ऑन फीटल एड्रिनल ग्लैंड। याद आ रहा है? सो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 30। Not all copulation leads to fertilization and pregnancy. Yes, because fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. Yes, that is the correct explanation. सारे copulation से बेटा pregnancy इसलिए नहीं होती है क्योंकि fertilization तभी हो सकती है जब ovum और sperm simultaneously एक ही टाइम पे available रहे into the ampullary region. So both A and R are true. Reason is the correct explanation. Option 1 is the correct answer. करते हैं question number 31. The hymen is a part of female external genitalia, a membrane that partially covers the vaginal opening. Tiny finger-like projection, cushion of fatty tissue, membrane, often covering the opening of the vagina partially. So option 3 is the correct answer. करते हैं बेटा question number 32. Statement based question. The presence or absence of hymen is a reliable indicator of virginity or sexual experience. False. Presence or absence of hymen beta is not a reliable indicator क्योंकि hymen can be also torn. Even it persists after beta first intercourse sometimes. So also torn because of other reasons. The hymen can be broken by sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampons, active participation in some sports. ये बात बिल्कुल सही है. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Option 4 is the correct answer. ठीक है, करते हैं बेटा question number 33. Which phase of menstrual cycle is called as secretory phase? देखो, फॉलिकुलर फेज जो ओवरी का होता है वो यूट्रस के प्रोलिफरेटिव फेज से ओवरलैप करता है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, तो फॉलिकुलर फेज वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, तो ईस्ट्रोजन की प्रोलिफरेशन होती है, तो प्रोलिफरेटिव फेज। जिस वक्त में ओवरी के अंदर बेटा बनता है कॉर्पस ल्यूटियम तो उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं,
और वही कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है जो एंडोमेट्रियम को ग्लैंड्यूलर सिक्रीटरी बना देता है, नए ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है। तो ग्लैंड्यूलर सिक्रीटरी फेज इज बेटा ओवरलैपिंग विद द ल्यूटियल फेज। ओके, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34। The clitoris lies at the upper junction of two labia minora. Labia minora paired fold of tissue below the labia majora and at the junction of two labia minora above the urethral opening. Tiny finger-like projection, clitoris, NCERT. Exactly, option 2 is the correct answer. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35। प्लॉइडी पूछी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वैसे तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉइड है, तो ए का 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ए का 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बी का 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, बी का 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो इसे हटा देते हैं। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सी का 1। भाई ये दो ऑप्शन सेम नहीं, क्या है, कैसा क्वेश्चन है भाई। सी का 1 डी का 4, देखो सी का 1 डी का 4, सी का 1 डी का 4, ठीक है भैया, सी का 1 डी का 4, ये बात तो सही है। बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों ही डिप्लॉयड है, तो ए का 3 भी हो सकता है और ए का बेटा 2 भी हो सकता है, और बी यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये 3 भी हो सकता है। भाई तुम समझ गए ना क्या मार्क करना है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, अब क्या ही आंसर बताएं। ठीक है, बेसिकली तो आई थिंक क्वेश्चन बनाने में ही गड़बड़ है। तो दिस इज डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ऑल्सो डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड एंड दिस इज हैप्लॉयड। तो क्वेश्चन बस मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन के ऑप्शंस बेटा हम नहीं बनाए ना, गड़बड़ हो गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। Assertion and reason. The sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Scientifically, yes, sex of the baby is determined by father, not by the mother. Reason कहता है the zygote carrying XX chromosome develops into a female, XY into a male. Yes. And the sperm determines which chromosome is contributed. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation. Biologically, scientifically, male partner इसलिए decide करता है क्योंकि sperm determines कौन सा क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक्स वाला या वाई वाला। एक्स एक्स हो जाएगा तो फीमेल और एक्स वाई हो जाएगी तो मेल। देखो मैंने ग्रामर गलत बोल दी ना, एक्स एक्स हो जाएगा तो हो जाएगी तो फीमेल, एक्स वाई हो जाएगा तो मेल। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना बस। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। वैसे तो बेटा हमने पूरी मैकेनिज्म पढ़ी है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, के एक से ज्यादा स्पर्म क्यों नहीं पेनिट्रेट कर सकते, है ना, फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक। बट एज पर एनसीईआरटी ने डायरेक्ट यही दिया हुआ है, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम दैट इज जोना पेलुसिडा दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म एज पर एनसीईआरटी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38। इन अ रेयर क्लिनिकल कंडीशन a male patient has a tumor in anterior pituitary that secretes excessive amount of prolactin। बोला कि भाई उसके मेल पार्टनर में ट्यूमर है एंटीरियर पिट्यूटरी के रीजन में, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बन रहा है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं इस कंडीशन को। तो अगर दिस हाई प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है कि फीमेल्स में हम कहते हैं जब वो हाई ब्रेस्ट फीडिंग फेज में होती है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में होती है, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसमें हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो FSH, LH, GnRH को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिस वजह से ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ लैक्टेशन इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कोई फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते हैं एंड इसीलिए ओव्यूलेशन नहीं होता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो सही बात है मैम, अगर इसमें बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन है तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा टू जीएनआरएच, सही बात है। व्हाट विल बी द डाउनस्ट्रीम इफेक्ट ऑन टेस्टिस, टेस्टिस पे क्या इंपैक्ट होगा बेटा, अगर जीएनआरएच नहीं है तो FSH, LH नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगी, और FSH, LH नहीं है तो बेटा टेस्टोस्टेरोन भी कैसे बनेंगे, इंक्रीज सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, लो टेस्टोस्टेरोन ड्यू टू लो FSH एंड LH। तुम्हें अगर बेटा ये वाला स्टेटमेंट नहीं भी दिया होता ना, ये तो ज्यादा और तगड़ा क्वेश्चन बनता, मतलब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाते, लैक्टेशनल एमिनोरिया से रिलेट करते कि वहां पे हमने बताया है कि प्रोलैक्टिन जहां पे होगा वो FSH, LH को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो तुम अपनी बुद्धि लगाते
बट एनीवे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39। इफ द वासा एफरेंशियाज आर ब्लॉक्ड, गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वासा एफरेंशिया को अगर ब्लॉक कर दिया तो गैमीट रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में सॉरी एपिडिडाइमिस में नहीं जाएगी। फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यही होगा। फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस नहीं, ओवरी से यूट्रस नहीं, फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस मतलब, क्योंकि अगर आप देखोगे वासा एफरेंशिया को बोलते हैं ये स्पर्म को कैरी कर रही है अंदर से बाहर की तरफ, टेस्टिस के अंदर से टेस्टिस के बाहर की तरफ, तो रेटे टेस्टिस से बाहर निकाल रही है टुवर्ड्स द एपिडिडाइमिस लेके जा रही है। तो ये एक्चुअल में स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को कहां से कहां ब्लॉक कर रही है बेटा, फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, स्पेसिफिकली फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ठीक है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 40। Stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs are located in the inner cell mass. Totipotent stem cell capability of forming सारे organs and tissues. So option 2 is the correct answer. करते हैं question number 41. In the process of oogenesis, the unequal division of cytoplasm is a critical adaptation. If oogenesis were to result in equal cytoplasmic division like spermatogenesis, what would be the most likely biological disadvantage for human reproduction? बोला oogenesis के केस में unequal cytoplasmic division एक critical adaptation है, सही बात है। बोला अगर equal cytoplasmic division होने लग जाती जैसे spermatogenesis में होता तो इसका सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज क्या होता बेटा, यही होता क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं है तो आपके जाइगोट के पास साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म नहीं होता एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए, यही चीज होती। ओवम वुड हैव टू मेनी क्रोमोसोम्स नहीं, रिजल्टिंग ओवम वुड लैक सफिशिएंट न्यूट्रिएंट रिजर्व योक और साइटोप्लाज्म टू सपोर्ट द अर्ली एम्ब्रियो बिफोर इम्प्लांटेशन, यही नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन 2 दैट इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 42। विच ग्लैंड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन इन मेल्स? लुब्रिकेंट की तरह काम करता है बेटा द म्यूकस सिक्रीशन, एंड म्यूकस इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये तो इंडिविजुअल सिक्रीशन भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43। The seminal plasma is a mixture of secretion from the 3 glands: seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland that has fructose, calcium, prostaglandin, certain enzyme, mucus. So option 3 is the correct answer. करते हैं बेटा question number 44. Primary oocytes are arrested in which stage of cell division? Prophase 1 of meiosis 1. And secondary oocyte is arrested in the metaphase 2 of meiosis 2. Prophase 1 of meiosis 1 arrest of the primary oocyte that is released beta at puberty, and secondary oocyte का meiosis 2 metaphase 2 arrest is released upon entry of sperm before completion of fertilization. ठीक है, ऑप्शन 2 is the correct answer. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45. Which structure is homologous to the penis in males? अगर फीमेल्स, अगर आप लोग को याद हो मैंने अतिरिक्त ज्ञान के फॉर्म में से लिखवाया है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो फीमेल क्लिटोरिस जो है बेटा होमोलोगस टू पीनस, ओरिजिन सेम, फंक्शनली डिफरेंट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 46। मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय डैश एंड मिल्क इजेक्शन स्टिमुलेटेड बाय डैश। मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन बिकॉज इट इज मिल्क सिंथेसिस वाला हार्मोन। ये लैक्टोजेनिक भी होता है, ये मैमोट्रोफिक भी होता है वैसे। एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 47। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज इनर सेल मास। ये बात बिल्कुल सही है। जो आपकी बेटा ब्लास्टोमियर्स होती है ब्लास्टोसिस्ट की, आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, और एक साइड पे होता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स एज एम्ब्रियो। दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा। ट्रोफोब्लास्ट अटैचमेंट में हेल्प करती है, कोरियोनिक विलाई भी फॉर्म करती है, और इनर सेल मास डिफरेंशिएट करता है एज एम्ब्रियो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48। अ मैन अंडरगोज अ फर्टिलिटी टेस्ट, his sperm count is beta 300 million per ejaculate. However, 90% of his sperm lack acrosome. Structural beta प्रॉब्लम है स्पर्म में। बोला नॉर्मल जितनी
इजैकुलेशन में स्पर्म्स होनी चाहिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म, उतनी है, बट 90% ऑफ द स्पर्म में एक्रोसोम नहीं है. अब एक्रोसोम नहीं है तो वॉट इज अ स्पेसिफिक फंक्शनल फेलियर ही इज सफरिंग फ्रॉम. जो एक्रोसोम का फंक्शन होगा वो नहीं कर पाएगी. एक्रोसोम का फंक्शन होता है टू हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू द layers which are present around the secondary oocyte या ovum. तो स्पर्म कैन नॉट डिजोल्व द जोना पेल्यूसिडा एंड पेनिट्रेट द ओवम, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि एंजाइम्स के लिए एक्रोसोम चाहिए. जब एक्रोसोम है नहीं तो पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49. द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. असर्शन कहता है द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मैमरी ग्लैंड वाले टॉपिक में दिया हुआ है. एंड इनफैक्ट इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क बाय द एंड ऑफ बेटा प्रेगनेंसी. तो ये बात बिल्कुल सही है. मैमरी ग्लैंड अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड दिस प्रिपेयर्स द ग्लैंड फॉर लैक्टेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. ये बात भी बिल्कुल सही है कि डिफरेंशिएशन होती है. एल्वियोलाई, द नंबर ऑफ एल्वियोलाई ऑल्सो इंक्रीजेस. मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ हो रही है. प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, अगर आपको याद है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि नंबर एल्वियोलाई मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन. तो डिफरेंशिएशन जो प्रेगनेंसी के वक्त में हो रही है बेटा, वो एक्चुअल में मैमरी ग्लैंड को प्रिपेयर कर रही है फॉर बेटा लैक्टेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. So mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy because this is going to prepare the gland for lactation towards the end of the pregnancy. Both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of beta assertion. So option 1 is the correct answer. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50. हाफ सेंचुरी. What is the correct count of chromosome in a secondary spermatocyte? अभी भी वैसे हमने किया था. secondary spermatocyte is haploid. Haploid मतलब 23 chromosomes. So option 2 is the correct answer. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51. थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, ठीक है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. वैसे क्या बोला है बेटा? अरेंज द इवेंट्स above in chronological order in phases of development of a human zygote to an infant. तो आपको बेटा कुछ सेट ऑफ इवेंट्स दी हुई है. एक्चुअली में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कुछ सेट ऑफ इवेंट्स दी हुई है. इसको सीक्वेंशियली आपको अरेंज करना है. तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ सबसे पहले तो ई आएगा. फिर अपीयरेंस ऑफ जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज फॉर्म बाय द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड मंथ. ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया. ये तो सबसे लास्ट होगा जब पैदा हो जाएगा ब्रीदिंग वाया लंग्स. मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द 5th मंथ बेटा. एंड 6th मंथ में होता है, देखो 5th मंथ में मूवमेंट ऑफ द बेबी, हेयर अपीयर्स ऑन द हेड. फिर 6th मंथ में हेयर अपीयर्स ऑल ओवर द बॉडी, आईलैशेस आर फॉर्म्ड, आईलिड्स आर सेपरेटेड. एंड आफ्टर बर्थ बेटा तो ये सबसे लास्ट आएगा. सबसे पहले आया ई, फिर आया बेटा आपका डी, ई डी, ईडी, फिर आया आपका बेटा बी. ये हो गया आंसर. नहीं, ईडी बी यहाँ पे भी तो है. फिर आया बेटा आपका ए. हाँ यही आंसर है, पर मैं भी बेटा पूरा पढ़े बिना गलत हो जाता भी. फिर आएगा आपका सी लास्ट में. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने, देखो रिकॉर्डेड सेशन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप बेटा क्वेश्चंस को पॉज करो और क्वेश्चंस को पॉज करके बेसिकली आप बेटा आंसर्स अटेम्प्ट करो, ठीक है ना. हमने 51 क्वेश्चंस सॉल्व किए. पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट मतलब पूरे चैप्टर के टॉपिक्स बेटा हमने ऑलमोस्ट कवर किए और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस इसमें से सही किए. PYQs को भी बेटा रिपीटेडली इनफैक्ट प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जब भी मैं PYQs कराती हूँ तो आपको मालूम है कि कई सारे PYQs भी बेटा रिपीट होते हैं, ठीक है ना. तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, क्योंकि अगर आपके कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होगा, मैं तो बेटा बहुत फटाफट मार्क कर रही थी, है ना. आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को तभी बहुत जल्दी बेटा सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होगा, है ना. तो एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू सेव योर टाइम. एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां शायद आपको ज्यादा समय लगाना पड़े, तो उन क्वेश्चंस में आप टाइम तभी दे पाओगे बेटा जब आप उन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे जो एक्चुअल में फास्ट सॉल्व होने चाहिए. यू ऑल हैव सीन PYQs की किस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप देखते ही मार्क कर पाओ. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें यू विल
टेक मोर एफर्ट्स कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड जब आप यहाँ पे टाइम सेव करोगे, अदर क्वेश्चंस में भी आपको टाइम मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो द ओनली की टू दिस इज रिवीजन, ठीक है। एंड अच्छा है रिकॉर्डेड सेशन में हमारा थोड़ा सा टाइम भी सेव होता है, बहुत लंबे लंबे नहीं तो आपको बेटा ज़बरदस्ती लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारा कंटेंट भी आपके पास बेटा अलग अलग जगहों से आता होगा, और सब कुछ एक साथ में मैनेज करना भी टफ है ना। तो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी तपस्या सीरीज आपको अगले दिन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों ने कितने बेटा 51 क्वेश्चंस में से करेक्ट मार्क किए। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।